चार्ली मंगर और रामदेव अग्रवाल ने दोनों ने एक बात कही कि पहला 1 करोड़ कमाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। The hard part of the process for most people is the first $100,000. 1 करोड़ कमाना या 10 करोड़ कमाना, मतलब रियली वहाँ पर भगवान ही साथ देता लगता है। हम सब चार्ली मंगर को वॉरेन बफेट के पार्टनर की नजर से जानते हैं, लेकिन आपको पता है कि जब पहली बार वॉरेन बफेट चार्ली मंगर को मिले थे तो बफेट ने उन्हें देख के कहा था स्यू जेनरस, मतलब वो इंसान जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत यूनिक है। और आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि चार्ली मंगर ने खुद अपना पहला 1 करोड़ कैसे कमाया, क्योंकि वो खुद एक अमीर परिवार से नहीं थे। इमेजिन करो एक छोटा सा गांव जिसका नाम ओमाहा है, जहां पर लोग बिलीव करते हैं कि अगर तुम्हें जीतना है तो तुम अपने हार्ड वर्क से जीत सकते हो, और अपनी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए वो लोग खुद आगे बढ़ते हैं। यही वो गांव है जहां से चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट दोनों आते हैं। चार्ली मंगर के दादा जज मंगर बहुत गरीबी में पैदा हुए। चार्ली कहते हैं कि खाना खाने के लिए उनके दादा रात को मीट शॉप में जाते और जो भी वहां पर छोटे बचे हुए टुकड़े होते वो सस्ते में मीट शॉप वाले से खरीद लेते, क्योंकि वो फ्रेश हाई क्वालिटी मीट अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन उसके बावजूद अपनी मेहनत से वो ओमाहा में जज बने, और अपने दादा की यही क्वालिटीज चार्ली मंगर के दिमाग में छप गई थी। जब चार्ली मंगर एक टीनेजर थे तो उन्होंने वॉरेन बफेट के दादा की दुकान में काम किया था। इस दुकान का नाम था बफेट एंड सन, जो कि एक ग्रोसरी स्टोर था। चार्ली सैटरडे को लगातार 12 घंटे इस स्टोर में काम करते थे, जिसके लिए उनको $2 मिलते थे, जो कि उस वक्त भी उतना बड़ा अमाउंट नहीं था। इतना ही नहीं, जब वॉरेन बफेट के दादा अर्नेस्ट बफेट को टैक्स भरना होता तो वो चार्ली मंगर को भी कहते कि जो टोटल टैक्स है उनमें से 2 पेनीज टैक्स तुम्हें भी देनी पड़ेगी। इससे चार्ली मंगर को टैक्स का भी लेसन मिला, और एक बात उन्हें समझ आ गई, प्योर हार्डवर्क को स्केल नहीं किया जा सकता और इससे बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं कमाया जा सकता। इसलिए तब से लेकर चार्ली मंगर हमेशा वो तरीके ढूंढने लग गए जिसमें जल्दी पैसा कमाया जा सके। चार्ली पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। वो हार्वर्ड लॉ स्कूल गए और ऑनर्स के साथ अपनी डिग्री 1948 में कंप्लीट की। वो बॉस्टन में रह सकते थे, लेकिन वो एक प्रोफेशनल जिंदगी नहीं जीना चाहते थे। उन्हें लगता था कि एक प्रोफेशनल जिंदगी में बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है और वहाँ पर लोग मेरिट के बजाय जितना स्ट्रॉन्ग तुम्हारा नेटवर्क है उस बेसिस पर जीतते हैं। वो एक ऐसी गेम खेलना चाहते थे जहाँ पर उनकी जीत उनके मेरिट के बेसिस पे हो, ना कि इस बेसिस पर कि वो कितने बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानते हैं। इसीलिए वो लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गए और 1950s में सबसे दुख भरा दौर उनकी जिंदगी में आया। इस वक्त पर उनके साथ 3 चीजें हुई। 1953 में उनका अपनी पहली वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया, जिसकी वजह से वो पूरे शॉक में चले गए। फिर 1 साल के बाद 1954 में उन्हें पता चला कि उनका बेटा टेडी, जो कि सिर्फ 8 साल का था, उसे ल्यूकीमिया कैंसर है। और एग्जैक्टली 1 साल के बाद उनका बेटा टेडी, जो कि 9 साल का हो गया था, वो ल्यूकीमिया की वजह से मर गया। इस दौरान चार्ली बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे। इस वक्त उनके पास कोई इंश्योरेंस भी नहीं थी, इसलिए जो भी बेटे के लिए मेडिसिन और इलाज के पैसे होते वो उन्हें ही देने पड़ते, जिसकी वजह से वो ब्रोक हो गए और उन्होंने करीबन 10 kg बॉडी वेट लूज भी कर दिया। और यही वक्त था जब चार्ली को लगा कि अगर आपके पास $100,000 भी नहीं है तो आप हमेशा एक फ्रेजाइल लाइफ जीते। $100,000 से पहले हम लोग कितना ही कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों ना चिल्लाते रहे, वो हमारी लाइफ में एक मीनिंगफुल इंपैक्ट नहीं क्रिएट करता। 5,000 रुपए का 10% 500 रुपए ही होता है, जो कि हमारी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन एक बार जब हम 1 करोड़ रुपए अचीव कर लेते हैं तो उसका 10% 10 लाख होता है, जो कि एक्चुअल में हमारी लाइफ की नीडल मूव कर सकता है। जिसके पास 50,000 रुपए है, अगर किसी साल उसे 20% इंटरेस्ट भी मिल जाता है तो भी वो 10,000 रुपए ही बने। और एक छोटा कार एक्सीडेंट या घर वालों के लिए दवाइयाँ, ये 10,000 रुपए खत्म कर सकता है, और अगेन हमारी लाइफ दोबारा से 0 से स्टार्ट हो जाती है। इसलिए चार्ली कहते हैं कि जब भी तुम्हें इनकम मिले उसे मैक्सिमम सेविंग में डाल दो। इस टाइम अपना लाइफस्टाइल इंक्रीज करने का मत सोचो। अगर तुम्हारे पास एक ये मिनिमम अमाउंट भी नहीं है तो तुम बाकी पड़ोसियों को क्या शोबाजी दिखा रहे हो। इन छोटे नंबर्स को बस सेव करते जाओ ताकि वो एक दिन बड़े नंबर्स बने और तुम्हें एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे। 1 करोड़ रुपए तुम्हें बहुत ज्यादा अमीर नहीं बनाएंगे, लेकिन पहला 1 करोड़ तुम्हें एक दूसरी गेम में लेके आ जाएगा जहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, एक काम माइंड होगा और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। अपनी बेटे की डेथ के बाद चार्ली मंगर ने एक बहुत बड़ा लोन लेके अपने फ्रेंड के साथ एक छोटी सी कंपनी खरीद ली, जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मर इंजीनियर्स को। उस वक्त कोरियन वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से बहुत सी नई फैक्ट्रीज लग रही थी जिन सबको ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए थे, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मर्स की बहुत अच्छी डिमांड थी। और शुरू में इसकी वजह से चार्ली की कंपनी बहुत रन कर रही थी, लेकिन फिर वॉर खत्म हो गई। बहुत से लोगों ने ट्रांसफॉर्मर्स की कंपनी खोल दी, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो गया और सब अपना प्राइस एक के बाद एक कम करते रहे, जिसकी वजह से इस बिजनेस में एंड में कोई भी पैसे नहीं कमा रहा था।
चार्ली ने अपने पर्सनल खर्चे कम करके इस कंपनी को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इसके बावजूद ये कंपनी डूब गई। चार्ली ने इसे 2 लेसन सीखे। लेसन नंबर 1, तुम शुरू में लेवरेज ले सकते हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन नंबर 2, ये लेवरेज वैसा होना चाहिए जिसमें तुम्हारा अपसाइड ज्यादा हो और रिस्क बहुत कम। इसीलिए 1960s में चार्ली ने दोबारा से लेवरेज के साथ एक और बिजनेस में एंटर करने की कोशिश की। ये था प्रॉपर्टी का बिजनेस, यानी रियल एस्टेट। चार्ली को इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो एक लॉयर थे जो कि अब इस बिजनेस की अपसाइड और डाउनसाइड देख के चल रहे थे। चार्ली का पहला प्रोजेक्ट ठीक रहा। चार्ली ने पहली प्रॉपर्टी खरीदी और उसे अच्छे प्राइस पे बेच दिया। फिर सेकंड प्रॉपर्टी भी लोन में ली और उसमें भी कुछ पैसे कमाए। लेकिन फिर थर्ड बारी आई एक डुप्लेक्स की। चार्ली मंगर को पता था कि अगर ये प्रॉपर्टी उन्हें लोन में मिल जाती है तो वो इसे एक अच्छे दाम में बेच सकते हैं और बीच में पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इस प्रॉपर्टी में एक प्रॉब्लम थी। इस जमीन को सरकार ओन करती थी और सरकार ये जमीन 49 इयर्स तक लीज पर देने के लिए रेडी थी। एक्चुअली उस वक्त होता यह था कि कोई भी बैंक इस तरीके की प्रॉपर्टी पर तभी लोन देता था कम से कम 50 साल का लीज अग्रीमेंट हो, लेकिन इस प्रॉपर्टी में 49 इयर्स का लीज अग्रीमेंट था। इसलिए कोई भी बैंक चार्ली को इस पर लोन नहीं दे रहा था। लेकिन चार्ली भी हार मानने वाले नहीं थे। उनको पता था ये प्राइम प्रॉपर्टी है और उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और बहुत से बैंक के दरवाजे खटखटाने के बाद उन्हें एक बैंक मिला जिसका नाम था स्टेट म्यूचुअल। ये एक लोकल सेविंग और लोन बैंक था। एक्चुअली इस बैंक ने रिसेंटली बहुत से लोगों के डिपॉजिट्स ले लिए थे, जिसकी वजह से इस बैंक को कुछ देर के बाद उन लोगों को इन डिपॉजिट पर इंटरेस्ट भी देना था। इसलिए बैंक बहुत ईगरली उन लोगों को ढूंढ रहा था जिन्हें इनसे लोन चाहिए। इसलिए चार्ली मंगर इस बैंक के पास गए, उन्हें इस प्रॉपर्टी के कागजात दिखाए और इस बैंक ने इस 49 ईयर लीज को नजरअंदाज कर दिया और चार्ली को इस प्रॉपर्टी के लिए लोन दे दिया। और जैसा कि चार्ली ने सोचा था वैसा ही हुआ। ये लोन लेने के बाद चार्ली ने इस प्रॉपर्टी को फ्लिप कर दिया और बीच में कमीशन में पैसे कमाए। चार्ली ने इसके बाद 2 और डील्स करी और उसके बाद रियल एस्टेट का बिजनेस बंद कर दिया। इस पूरे 5 प्रोजेक्ट्स में चार्ली ने टोटल $1.4 मिलियन कमाए, यानी आज के पैसे के अकॉर्डिंग करीबन 12 करोड़ रुपए। और जिस मूवमेंट पर चार्ली के पास ये पैसे आए वो समझ गए थे कि वो फाइनेंशियली फ्री हो गए और अब वो अपने टर्म्स में जिंदगी जी सकते हैं। अब उनका हर एक डॉलर उनके एम्प्लॉय की तरह काम करेगा, जो कभी भी छुट्टी नहीं लेगा, सिक लीव नहीं लेगा और उन्हें हर बार पैसे कमा के देगा। चार्ली मंगर ने डेथ से पहले कहा था कि बेशक मैं बिलियनर बन गया, लेकिन एक्चुअल में मैं कभी बिलियनर नहीं बनना चाहता था। मैं सिर्फ फ्री होना चाहता था ताकि कल को कोई भी मुझे ये ना कहे कि आज के दिन मैं छुट्टी नहीं ले सकता। तो मेन सवाल आता है कि हम अपना पहला 1 करोड़ कैसे कमाएं? और इसका आंसर चार्ली मंगर खुद देते हैं। वो कहते हैं कि पहला 1 करोड़ कमाना आसान है, लेकिन ये वही बोरिंग ओल्ड प्रोसेस है। ज्यादा कमाओ, कम खर्च करो और सेविंग को इन्वेस्ट करते रहो। स्टार्टिंग के 1 करोड़ रुपए प्योर मेहनत से आते हैं। ये स्वेट इक्विटी है, यानी आपके पसीने की मेहनत। इस जर्नी के दौरान बहुत सी चीजें आपको लुभाएंगी, बहुत से शॉर्टकट्स आपको दिखेंगे, गोल्डन स्कीम्स दिखेंगी, लेकिन जो चीज काम कर रही है उसमें स्टिक रहो। अगर बार बार हम एक से दूसरी चीज में स्विच करते रहेंगे तो ये जर्नी और भी लंबी होती रहेगी। लेकिन अगर हम इस जर्नी को समझ आते हैं कि पहला करोड़ कमाने के लिए अगर हमें 10 साल लग भी रहे हैं तो अगला करोड़ कमाने के लिए हमें सिर्फ 6 साल लगेंगे। उससे अगला करोड़ कमाने के लिए 3.5 साल, फिर 2.5 साल, 2 साल, 1.5 साल, फिर 1.3 इयर्स, फिर 1 ईयर और फिर 20 करोड़ तक पहुंचते पहुंचते हर 4 महीने में आप 1 करोड़ कमा रहे होंगे और ये टाइम और ज्यादा डिक्रीज होता रहेगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि हम अपने एसेट से या फिर सेव्ड अमाउंट के इंटरेस्ट से ही इतने पैसे कमा रहे होंगे जितने हम खर्च भी नहीं कर पा रहे होंगे। लेकिन ये सब स्टार्ट होता है पहले 1 करोड़ से, जो कि एक्चुअल में बहुत डिफिकल्ट है। दोस्तों, इसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक भी लिखी गई है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो आप गीगल ऐप में सुन सकते हैं, जहां पर हिंदी और इंग्लिश में ये बुक अवेलेबल है। इसके अलावा 2500 और बुक्स इस प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। गीगल ऐप को 5 मिलियन लोगों ने इंस्टॉल किया है और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे 4.8 स्टार की रेटिंग दी है। तो अगर आप बुक से सीखना चाहते हैं तो इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। और हाँ, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।